वेलकम टू पीजीआई कॉलेज पिथौरागढ़, जो जाना जाता है नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में 10th करने के बाद फिर मेरे फादर गुजर गए थे। हाँ, और हम लोग 5 भाई बहन थे। मेरा सबसे छोटा भाई तो इनफैक्ट उस समय उसने फादर को देखा भी नहीं था, तो कठिन दौर था वो। तो उस स्थिति में फिर मेरे ताऊजी के बेटे जो है वहाँ बैंक में थे, तो उन्होंने जो है मुझे आगे पढ़ाया लिखाया। यद्यपि मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ। सबको हमें मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो जिस जगह बैठा हुआ है वो अपनी जगह सम्मानित है। हम एज ए ग्राम प्रधान जाएंगे, एज ए आईजी नहीं जा रही हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का स्पेशल कार्यक्रम। हमारे बीच आज एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे बीच मौजूद हैं रिटायर्ड आईपीएस विमला गुंज्याल जी। विमला गुंज्याल सीमांत जनपद पिथौरागढ़ वो धारचूला की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। शानदार कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा जा चुका है। अब आईजी रैंक से रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव गुंजी से निर्विरोध प्रधान बनने जा रही हैं। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें समय दिया। थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर रही हैं और एक बड़ी हद तक आप गई हैं, आईजी रैंक तक आप गई हैं। उसके बाद आपने जो अपने ये जो है दूसरी पारी की शुरुआत की है, वो एक छोटी इकाई से शुरुआत की है, अपने गांव से शुरुआत की है और प्रधान से शुरुआत की है। ये जो आपने डिसीज़न आपने लिया है, इसके संबंध में सबसे पहले जानकारी दीजिए। थैंक यू प्रदीप, आपने मौका दिया मुझे। जो आपने मुझे बताया कि मैंने अपने लाइफ का जो है 35 इयर्स शासकीय सेवा को दिया है और विभिन्न पदों में रहते हुए मैंने स्टार्ट किया था उत्तराखंड और यूपी जब एक साथ था, तो यूपी के टाइम पे ही जो पीसीएस में पीपीएस पुलिस ऑफिसर जो है डिप्टी एसपी के पद से स्टार्ट किया था अपने जर्नी को। और उत्तराखंड स्टेट बनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे अपने स्टेट को सेवा देनी है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। मैंने एक बार पूछा भी नहीं कि भाई अगर मैं पहाड़ में आ जाऊँगी और वो भारत सरकार में रहेंगे तो किस तरीके की दिक्कत थी। आई थिंक उसके पीछे मेरा यही मंशा थी, यही अपने स्टेट के प्रति प्रेम था कि मुझे अपने स्टेट में ही जाके सेवा देनी है, अपने लोगों के बीच में, खासकर जितना नज़दीक होके हम कर पाए। जब 2000 मैं जब स्टेट बना तो उससे पहले से ही मैं उत्तराखंड में पोस्टेड थी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में एज ए डिप्टी एसपी पोस्टेड थी। फिर स्टेट अलग हुआ, फिर यहीं के विभिन्न जनपदों में विभिन्न पदों में मैंने सेवा पूर्ण की थी। और 2025 मई में मैंने एज ए आईजी के रूप में उत्तराखंड सरकार से ही जो है, जब मैं विजिलेंस में पोस्टेड थी तो मेरा अधिवस्था आयु पूर्ण हो गया था। देन मैं आफ्टर रिटायरमेंट घर आ गई थी। नौकरी के दरमियान हम लोगों का हमेशा, चाहे हम लोग विभिन्न सेवा में रहे हों, लेकिन मन में हमेशा अपने लोगों के बीच में, अपने गांव, अपने स्टेट के प्रति ही हमेशा झुकाव रहा है। और सीमित टाइम पे, चाहे सुख हो दुख हो जैसा भी हो, हम लोग प्रयास करते थे कि हम लोग अपने गांव की तरफ आए, अपने लोगों के बीच में आए। इसी का परिणाम देख रहे हो कि मेरे घर पे न रहने के बावजूद भी मेरे घर की स्थिति थोड़ा सा ठीक है, अच्छी है ना। अदरवाइज हम लोग देख रहे हैं कि लोग जब सेवा में रहते हैं तो अपने जो दूसरा जो मेन जड़ है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये इसी का प्रतिफल है कि हम लोग जुड़े रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पुरखों ने बनाया है उस चीज़ को मेंटेन करके रखें। करना तो उससे बेहतर चाहिए, लेकिन कम से कम जो उन्होंने दिया है उस चीज़ को संजो कर रखें। तो रिटायरमेंट के बाद मन में यही था कि अपने जो भी सेवा काल में अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाए हैं उसको करेंगे। जैसे आप भ्रमण का सोच लीजिए, आप फॉरेन ट्रिप का सोच लीजिए, बाकी आपके कई हॉबीज़ होती हैं तो उस चीज़ को फॉलो करना। लेकिन इन सब के बावजूद भी सब में जो मेन कॉज था कि अपने लोगों के बीच में लौट के आना है, धारचूला आना है, गुंजी जाना है। मेरा मायका है जो 14 वैली में पड़ता है, यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमारा छूटा हुआ है, जो बचपन जहाँ पे हम लोगों ने बिताया है उससे जुड़ के काम करेंगे। चाहे वो बंजर खेत को ठीक करने का हो,
मतलब टूटे फूटे घरों को ठीक करने का हो, या अपने लोग जो गांव में हर तबके के लोग हैं उनके बीच में जाके अपनी जर्नी को स्टार्ट करना था। लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा होता है जिसके बारे में सोचा नहीं था। वो अचानक हमारे अपनों के बीच से, गांव वालों के बीच से, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबकी यही मंशा थी कि भाई पढ़े लिखे लोगों को हमारे जब तक गांव में नहीं आएंगे तब तक हमारे यहाँ का विकास या कोई भी चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो उन्हीं की मतलब प्रेरणा, अनुरोध, प्यार और सहयोग सोच लीजिए, जब सबका यही था कि आप आइए और गांव का प्रधान बनिए, तो पहला रिएक्शन मेरा यही था कि नहीं, गांव की राजनीति में मुझे नहीं पढ़ना। जिन लोगों ने इतने साल से मेहनत की है, सबके अपने सपने हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है, बनना है, तो मैंने कहा उसमें मेरा बीच में आना ठीक नहीं है। बट सबकी जब मंशा थी कि नहीं, आप मतलब आइए, तो मैंने एक ही शर्त रखी कि यदि आप लोग निर्विरोध करते हैं उसी दशा में मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ, अन्यथा गांव में जो कलह है, माहौल ख़राब करके मेरा इसमें प्रवेश करना उचित नहीं है। तो सबका सहयोग था, सबका मतलब एक अनुरोध कहिए, सहयोग कहिए, उनका प्रयास था। और ख़ासकर मैं उन लोगों की भी आभारी हूँ जो लोग इसमें पहले से ही अपने सपने संजोए के बैठे हुए थे कि उनको आगे की प्रधानी बननी है। सब ने कहा कि नहीं, अगर ऐसी बात है कि क्योंकि मेरा ससुराल है गुंजी, तो मैं गुंजी में अलग अलग रिश्तों में हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की जेठानी हूँ, एज है तो मैं जेठानी तो हूँ ही, तो हर रूप में किसी की चाची हूँ, हर रिश्ते में। और इन सब में एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गुंजी ग्राम में, या हमारे, आप लोगों ने हमारे यहाँ के उसमें देखा होगा, हम लोग ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं और बहुत मानते हैं। वो ठीक है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा उसका जो एक उसको नहीं वो करता है, फॉलो करता है कि तरीके कि भाई धूप बत्ती या अन्य तरीके से नहीं करता है। लेकिन अगर किसी भी रूप में, आपने देखा हो पहाड़ों में हमारे देवी देवता, बिल्कुल एक पेड़ को भी, एक पत्थर को भी, उसको जो है हम लोग बहुत मानते हैं विभिन्न रूपों में। तो उसको जो करने के हमारे लामाजी लोग हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और उन लोगों का भी एक वो था कि नहीं, गांव की प्रगति के लिए आपकी आवश्यकता है। तो इन सबके मतलब अनुरोध को, उसको सम्मान देते हुए मैंने सोचा कि नहीं, फिर जब सब लोगों की इच्छा है तो मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेरी एक ही शर्त थी, अनुरोध था, निर्विरोध अगर करेंगे, सर्वसम्मति से। तो जब सबने कहा कि नहीं करना है, देन फिर मैंने एक्सेप्ट किया। और ये मेरी मतलब खुशकिस्मती है कि जिस गांव में आके मैं एक सामान्य रिटायर्ड पर्सन के रूप में सेवा देना चाह रही थी, आज मुझे एक जिम्मेदारी के पद पर रखा है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं कोशिश करूँगी कि अपना जो शेष टाइम है उसको बेहतर बनाने की या बेहतर समय देने की कोशिश करूँगी। आपके जर्नी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानते हैं कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं। वैसे तो गुंजी जैसा आपने कहा है तो ठीक है वो, तो आप ओरिजिनली कहाँ से हैं और आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ से हुई, आप उस पर बताइए। मैं ओरिजिनली हूँ तो इसी तहसील धारचूला, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ की। लेकिन जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारी कम्युनिटी में जो है 3 वैली हैं, दारमा, चौदास और ब्यास वैली। तो मैं ओरिजिनली, अगर मैं बाय बर्थ, मेरा मायका, मेरे पेरेंट्स, तो वो मेरा जो है चौदास वैली का है। और चौदास वैली में भी ग्राम सिरदंग आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो नारायण आश्रम के बाद आता है, सोसा के बाद आता है। तो ग्राम सिरदंग की मैं रहने वाली हूँ। और मेरा बचपन जो है गांव में ही बीता है और गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हम लोगों ने शिक्षा अर्जित की थी, कक्षा 5 तक की जो एजुकेशन होता है। और उसके बाद फिर हमारे कई गांव, 2-3 गांव जो नज़दीक के थे, सिरदांग है, सोसा है, रुंग है, और इस गांव के अलावा भी उसके आसपास के जो बाकी और गांव थे, तो वहाँ से बच्चों की शिक्षा के लिए एक वहाँ पे क्लास 8 तक पहले जो है माकम कैलाश स्कूल बनाया गया था। तो वहाँ पे मैंने लगभग क्लास 6 किया था और 7th के बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ चली गई थी। फिर पिथौरागढ़ GGIC से मैंने फिर आगे की शिक्षा अर्जित की। वहाँ मैंने 10th किया था GGIC से। फिर मैं 11th में जो है फिर गढ़वाल की तरफ चली गई थी। और गढ़वाल की तरफ जाने का कारण भी यही था कि मेरे फादर जो है जॉब में थे उस समय हाइडल विभाग में, बिजली विभाग में
एज ए लाइनमैन के पद पे तैनात थे और गढ़वाल में ही तैनात रहे। अगर बाई बर्थ देखा जाए तो मेरा बर्थ जो है गढ़वाल का ही है, उत्तरकाशी का है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हम लोग रहने वाले सिद्धांत के थे, तो मेरी माँ का ये था कि हम लोग को अपने गांव ही जाना है। तो पापा के वहाँ तैनात होने के बावजूद मेरी माँ जो है गांव की तरफ आ गई थी। तो हम लोग घर पे ही अपने माँ घर का सारा काम धाम खेती बाड़ी सारा करती थी। बचपन वहाँ गुजरा। फिर पिथौरागढ़ आई और पिथौरागढ़ में 10th करने के बाद फिर मेरे फादर गुजर गए थे। हाँ, और हम लोग 5 भाई बहन थे। मेरा सबसे छोटा भाई तो इनफैक्ट उस समय उसने फादर को देखा भी नहीं था, तो कठिन दौर था वो। तो उस स्थिति में फिर मेरे ताऊजी के बेटे जो है वहाँ बैंक में थे, तो उन्होंने जो है मुझे आगे पढ़ाया लिखाया। यद्यपि मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाई से लेके मॉरल हर तरीके से सपोर्ट किया। अगर वो एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करते तो आई थिंक हम लोग यहाँ नहीं आ पाते, इस पद तक तो नहीं पहुँच पाते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे की एजुकेशन कहाँ से ली थी आप? उसके बाद फिर मैंने इंटर वहीं से जो है श्रीनगर से किया था। फिर श्रीनगर, पौड़ी, देवप्रयाग, ये सारी जगह ऐसे थी जहाँ पे भाई साहब हमारे ट्रांसफ़र होते गए और मैंने वहीं पे जो है उनके साथ रह के फिर कभी प्राइवेट कभी कुछ करके MA तक की शिक्षा मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से की थी। IPS ऑफिसर की तरफ रुख आपका कब हुआ? क्या आप पहले से आप चाहती थी इस फील्ड पे जाना या फिर किसी और ने मोटिवेट किया? कुछ आप इसके जो संबंध में जानकारी देंगे, इस ओर को आपका रुख कैसे हुआ? देखिए ऐसा है, आप लोग सब जानते हैं कि जब हम लोग पहाड़ के लोग होते हैं तो हम लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए होती है। ये फैक्ट जानते होंगे। अगर आप लोग जानते होंगे तो मैं तो नहीं जानती थी। मेरे लिए तो ये था कि मेरे फादर चले गए हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं मेरे पीछे, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे किसी भी तरीके से नौकरी करनी है ताकि मैं अपने छोटे भाई बहनों का जिम्मेदारी उठा सकूं। लेकिन जैसे मेरे भाई साहब का मैंने रोल बताया था, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, कहने कि नहीं PCS भी होता है, IAS भी होता है, बाकी और बैंक के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, टीचिंग भी होता है, सारी चीज़ें हैं। तो उसके गहराइयों को तो उतना नहीं समझते थे, लेकिन इतना मालूम था कि हाँ स्टेट सर्विस में कोई PCS का एग्ज़ाम भी होता है। आई थिंक उसको देने से SDM बनते हैं या उससे नीचे के सारे पद होते हैं। तो MA का एग्ज़ाम देना और उसी दौरान पे UP और उत्तराखंड एक ही था। मतलब 1987 में ही मैंने MA किया था और उसी साल जो है PCS का मतलब मैंने फॉर्म भर के एग्ज़ाम भी दिया था। हालांकि फॉर्म भरना और एग्ज़ाम उसका रिज़ल्ट इंटरव्यू होने तक 3 साल तो लगभग लग ही जाते थे, लेकिन वो 1987 का जो है जो नोटिफिकेशन था फॉर्म का वो भरा था और फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया। और जब तक ये प्रक्रिया चल रही थी तब तक बैंक का भी एक क्लरिकल का बैंक का भी निकला था, तो वो भी एग्ज़ाम दिया। तो जब तक ये 3 साल का मतलब प्रक्रिया चलती रही, मैंने 2 साल बैंक में नौकरी की थी और फिर 90 में जब ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई तो 90 में मैंने जून में मैंने ज्वाइन किया था एज ए PPS। एक ऑनेस्टी के साथ आपने जो काम किया, हार्डवर्क के साथ जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि आपको राष्ट्रपति पुलिस मेडल अवार्ड भी आपको मिला, अगर मैं सही हूँ तो। जी जी। तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें आप उस पर। देखिए हमारे यहाँ पुलिस विभाग में 2 मेडल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता PM पुलिस पदक और PPM। तो ये दोनों मेडल जो है हमारी नौकरी में जो है मिलना भी एक जो है एक बड़ी उपलब्धि होती है, सभी को नहीं मिल पाता है। वो जो है मतलब एक तरीके से दीर्घ सेवा, सराहनीय सेवा के कारण ही जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और वहाँ देने से पहले जो है पूरा अपने स्टेट लेवल पे पूरा शासन लेवल पे उसकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद फिर नॉमिनेशन भेजा जाता है। जी, ऑब्वियसली जो चीज़ जहाँ पे हमारे कामों को सराहा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से एक खुशी तो होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला के तौर पर आप इस वाली फील्ड को कितना चैलेंजिंग आप देखती हैं? पुलिस डिपार्टमेंट को? यस यस। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट को अन्य नौकरियों से अलग तो है ही और बहुत डिमांडिंग है कि आपके लिए वो जो है कोई घंटों की नौकरी नहीं होती है। आप 24 घंटे की नौकरी होती है और 24 घंटे में वो कम पड़ जाता है। जैसे अभी मैं फेस कर रही हूँ, किसी का भी फ़ोन आए तो मेरे लिए उठाना आवश्यक है, नहीं तो कॉल बैक करना आवश्यक है। डिमांडिंग रहता है क्योंकि
हर आदमी की अपेक्षा होती है कि आप तक पहुंच पाए, आपसे बात करें, आपसे संपर्क कर पाएँ। पुलिस विभाग के लिए ये है कि आपकी जो समस्या है उस चीज़ के लिए आपको भागना पड़ता है, लोगों के लिए अवेलेबल होना पड़ता है। और खासकर महिला जो भी कर्मी है, चाहे वो हमारी कांस्टेबल रैंक पे हो या टॉप लेवल पे हो, तो दोनों के लिए ज़्यादा इसलिए चैलेंज होता है। नंबर एक तो डिपार्टमेंट का काम के हिसाब से, अपनी ड्यूटी के प्रति, उत्तरदायित्व के प्रति। दूसरा अपने फैमिली के लिए, क्योंकि अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हर आदमी चाहता है कि उसका परिवार हो, उसके बच्चे हों और वो भी सक्सेसफुली हो, मतलब अधूरापन नहीं चाहिए। आपके बच्चे भी सही हों, उनका एजुकेशन सही हो, उसमें उन पर अच्छा संस्कार आए और वो अपने कैरियर में आगे बढ़े और कैरियर के साथ साथ अच्छे इंसान बने। दूसरा आपका जो है परिवार में बैलेंस हो। विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, अधूरापन रहेगा। तीसरा जो है नौकरी अपने में चैलेंज है। और वहाँ पे हम लोग जो है, जब हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी तो हमारी पहली प्राथमिकता नौकरी थी। और नौकरी के दौरान चाहे वो कहीं भी ड्यूटी लगे, चाहे वीआईपी ड्यूटी लगे, रात को हमको गश्त में जाना पड़े, चेकिंग में जाना पड़े, किसी भी तरह की डिमांड हो, क्योंकि एज ए फील्ड में पुलिस की नौकरी में तो आपको पता चला है कि कब क्या घटना हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते हैं। आप अभी बैठे हो शांति से और तुरंत एक फ़ोन आया और पता चला कि बहुत बड़ा कांड हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है, न्यूसेंस हो सकता है। तो ऐसे में जो डिमांडिंग वाली बात आई थी, तो हमारी प्राथमिकता यही थी कि जिस काम को करने के लिए हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं। मैं अभी भी अपना जो रिटायरमेंट से पहले भी मैं अपने विभाग के जो हर पद के जो महिलाएं थी, ये मेरा सौभाग्य था कि रिटायरमेंट से पहले हमारे डीजी साहब ने, जो डीजी साहब हैं श्री दीपम सेठ साहब, तो उन्होंने सभी महिलाओं को, हर रैंक के महिलाओं को बुला के उन लोगों से बात की, सेमिनार किया और उन लोगों की परेशानी को जाना, उनकी राय जानी कि विभाग में किस तरीके से इन समस्याओं को, आपको दिक्कतें आती हैं, उसके समाधान के लिए हमको कैसे अपना जो है काम करना चाहिए। तो तब भी मैंने इस चीज़ को कही थी। और जब भी बच्चे मिलते हैं, बच्चे मतलब मुझसे छोटे हैं तो हर रैंक के मेरे लिए बच्चे ही हैं वो, मैं हमेशा कहती थी देखो नौकरी में आप आए हो तो किसी ने आपको मतलब आपको अनुरोध नहीं किया कि प्लीज़ आके ज्वाइन कर लीजिए। हम स्वेच्छा से आए हैं, हमें नौकरी चाहिए, है ना। तो जिस काम के लिए आप लोग स्वेच्छा से आए हो तो उसमें फिर हम, मेरी ये परेशानी है, मेरा फलाना ढिमकाना, वो इब्बट नहीं आना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपकी इंटरनल है, आपको उसको सॉल्व करना है। आपको दूसरों के सामने नहीं कहना है कि भैया मेरी ये दिक्कत है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको अपने को प्रूव करना है। तो इसी मानसिकता से अगर हम काम करेंगे तो वास्तव में फिर हमको बैलेंस भी हमको करना सीख जाएंगे। लोगों का ये मानना है कि आप अब गुंजी गांव की जिम्मेदारी आपको मिली है प्रधान के तौर पर, तो लोगों का मानना ये है कि अब कहीं ना कहीं इस गांव को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि आप जिस रैंक पर आप रहे हैं, जिस रैंक से रिटायर्ड हैं, तो ब्लॉक हो या तहसील के अधिकारी तो वैसे ही आपका नाम सुनते ही काम करने लग जाएंगे या सुधर जाएंगे, ऐसा भी लोगों का मानना है। आपके अपने क्या क्या एजेंडे अपने गांव के लिए, क्या आपने सोचा होगा? देखिए ऐसा है, ये सबसे पहला जो चैलेंज रहता है या लोगों की सोच रहती है कि भाई इतने बड़े पद से रिटायर्ड हुई हैं तो बाकी जगह जो है सब लोग मतलब जो अन्य विभागीय तौर पर, शासकीय तौर पर जो जूनियर सीनियर वाला जो प्रोटोकॉल होता है उसको कैसे आप फेस करोगे। मेरा मानना है कि जब तक जिस पद में है आपकी वो जिम्मेदारी है, आप उस प्रोटोकॉल को निभाते हैं। और जब आपकी भूमिका चेंज हो जाती है, जैसे उदाहरण के लिए आप मदर के रूप में घर पे होते तो आप एज ए माँ हो ना, आप कहीं किसी भी रैंक में रही हो, वो पद नहीं है। आप अपने रिलेटिव के बीच में रहोगे तो आपका वो रिश्ता है। तो भूमिकाएं हमारी समाज में अलग अलग जगह अलग अलग डिफाइन है। सेम थिंग आफ्टर रिटायरमेंट, अगर मैं जॉब में मतलब अपने जो है इस गांव की सेवा के लिए आई हूँ, जो हमारे पूरे जो है लोकतंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई है लेकिन बहुत मजबूत इकाई है। हमारी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो उसका ढांचा तो आप जानते ही हैं। तो फाउंडेशन मजबूत होना तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जिस फाउंडेशन के लिए हम लोग आए हैं तो उसको चुनौती के रूप में लेके जो बेस्ट हो सकता है उस चीज़ को करेंगे। और रही बात जो अन्य हायरार्की में जहाँ पे जाके हमको अपने काम के रिगार्डिंग उनसे बात करनी होगी, उनसे अनुरोध करना होगा, तो उस चीज़ को सबको हमें मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो जिस जगह बैठा हुआ है वो अपनी जगह सम्मानित है। हम एज ए ग्राम प्रधान जाएंगे, एज ए आईजी नहीं जा रही हूँ मैं,
तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी जहाँ बैठा है अपने काम के लिए, अपने पद के हिसाब से हमारा हम्बल होना, अनुरोध होना, अपनी बात को ठीक से कहना वो आवश्यक है। बाकी अरे कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे, उनको सर कैसे बोलेंगे, आई थिंक ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पहले भी नहीं था ये चीज़, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस वाले इलेक्शन में देख रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई है और कई युवा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या कुछ उनके लिए अपनी तरफ से अगर आप कोई सुझाव या फिर मैसेज देना चाहते हैं? मेरा सभी से, युवा लोगों से भी और रिटायर्ड पर्सन से भी, सभी से अनुरोध है कि जो रिटायर हो गए हैं वो लोग आफ्टर रिटायरमेंट अपना जो पूरा कैरियर का अनुभव है उसका अंश मात्र भी अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए अगर दे पाएँ तो प्लीज़ दीजिएगा। टांग खींचना और कोई बुराई करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी अगर योगदान करेंगे तो मॉरल बूस्ट होता है और उससे हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट अच्छा आता है। दूसरी बात आपने कहा कि युवाओं के लिए भी मेरा यही अनुरोध है कि जिस भी काम में आप हैं और जिस भी हैसियत से आप लोग, जिस पद में भी आप अपने दायित्व को संभाल रहे हैं, ईमानदारी से करिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रख के करिए और गलत चीज़ों से दूर रहिए, चाहे वो बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, नशा हो, किसी के प्रति अपशब्द बोलना हो, उस चीज़ से दूर रहिएगा और अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करिए। जब आप अपने बड़ों का जो है सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उससे आपका भी मान सम्मान बढ़ता है। सिर्फ उनके लिए आप वादा नहीं कर रहे। और अगर कोई चीज़ आपको नागवार गुजरती है तो उस चीज़ को कहने का भी एक लहजा शालीनतापूर्वक अलग से अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है आपकी बात सही हो तो वो उस पर तवज्जो दे सकता है, गलत हो तो आपको प्यार से समझा भी सकते हैं कि बेटा यहाँ पर ये चीज़ ऐसा नहीं बल्कि ये है। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारा माहौल बन रहा है कि हम लोग आपस में थोड़ा सा जो है वैमनस्यता बढ़ रही है, तो प्लीज़ मत करिएगा। और ख़ासकर ये सर्वविदित है कि त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इतना तो हम लोगों ने सुना ही है, सबसे टफ़ होता है। टफ़ इस सेंस पे होता है कि जब प्रधानी का इलेक्शन होता है तो हम गांव, परिवार, भाई बहन आपस में ही एक दूसरे के विरोध में हो जाता है। और वो जो है जब इस तरीके से कोई ना कोई तो चुन के आएगा ही, एक ही आदमी बनेगा, लेकिन बाकी लोग जो है उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो उससे फिर आपस में जो खटास होती है, जो खींचातानी होती है, उससे विकास का कार्य रुक जाता है। एक आदमी का जो एक सामंजस्य वाला है, जो एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, गांव की बैठक करिए, सब लोग एक दूसरे को मिलके ये देखिए कि कौन हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए किस तरीके से योगदान दे सकता है, कैसे कर सकता है। अगर उसको सर्वसम्मति से अगर आप लोग निर्विरोध कर पाए तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर विचार कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उससे हमारे एरिया का, हमारे ज़िले का और हमारे प्रदेश का और हमारे सरकार का, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में पावर ही सब कुछ नहीं होता। आप लोग भाईचारे से रहेंगे तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इस चीज़ पर ज़रूर गौर करिएगा। आप हमारे सीमांत धारचूला क्षेत्र से या धारचूला मुंशियारी क्षेत्र से, सीमांत हमारे जनपद से पहली महिला IPS हैं। लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या कुछ आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गर्ल्स के लिए तो मेरा बहुत बड़ा फोकस ये है कि नंबर 1 अपने एजुकेशन पर ध्यान दें, कैरियर के प्रति जो है जागरूक रहिए, फाइनेंशियली मजबूत होने का प्रयास करें। आप जब अपना फाइनेंशियली मजबूत हो पाओगे तभी आप अपनी बातों को कहीं पर भी किसी भी स्तर पर रख सकती हो और आप आगे बढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी होना कोई गलत नहीं है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। वो महत्वाकांक्षी आपके कैरियर के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए जो है अच्छा होगा। और जो भी गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों से दूर रहिए। खासकर आजकल जो सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, मोबाइल हर तरह की सूचनाओं से भरा हुआ है। बस चुनना हमको ये है कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए अच्छा है, और वो भी उतना ही करिएगा जितना कि आप अन्य कामों को पूरा करने के बाद अपने को
उसमें टाइम दीजिए। आप सब चीज़ छोड़ के सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेंगे तो फिर हर चीज़ के लिए, तो चाहे एजुकेशन हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, कोई भी काम करना हो, स्ट्रगल करना हो, कुछ भी, हर चीज़ के लिए तो आपको ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा, फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध है कि सब लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने जो है हेल्थ पे ध्यान दें और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक बहुत यू, शुक्रिया मैम, थैंक यू, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।